सिडनी फायरिंग वाकया दहशतगर्दी करार, हमला आवर बाप बेटा निकले। पुलिस का मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान। सिडनी के साहिल बोंडाई पर दहशतगर्दी हमला आवर बाप बेटा थे। सिडनी पुलिस के मुताबिक एक हमला आवर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। हमला आवरों की फायरिंग के नतीजे में हलाक होने वाले बेगुनाह शहरियों की तादाद 15 हो गई। फायरिंग यहूदी त्यौहार की तकरीब के दौरान की गई। मुल्जिम के घर पर भी छापा मारा गया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने बोंडाई साहिल पर फायरिंग के वाक़े को तकलीफ दे करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया फायरिंग वाक़े के बाद भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की एक बार फिर ओछी हरकत। हमला आवर को पाकिस्तानी साबित करने की मजमूम कैंपेन चला दी, लेकिन बहुत जल्द ये झूठ बेनकाब हो गया। शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके मुझे हमले का जिम्मेदार करार दिया गया, जो मुकम्मल बेबुनियाद है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को वहां मौजूद एक शहरी अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा और उसका असलहा छीन कर मुतादिद लोगों की जानें बचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोंडाई बीच ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म की मज़म्मत करता है। हम मुश्किल की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी एक्स पर पैगाम लिखा, हमले से गहरा दुख हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी ऑस्ट्रेलिया वाक़े पर इज़हार अफसोस। बोले, ऑस्ट्रेलिया में सफ़ाकारा और मोहलिक हमले बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं, वाक़े में मुतासर होने वालों के साथ है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला। दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तलाल चौधरी ने शरपसंद सरगर्मियों के ठोस शवाहिद दे दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान BLA और फितना अल खारिज TTP दहशतगर्दी मुलव्विस हैं। इन तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अक्सर दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी यही दोनों तंजीमें कबूल करती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अनासिर दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आज की सुबह भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां और नेक ख्वाहिशात लेकर आई होगी। आज के शो का आगाज़ हम एक अफसोसनाक खबर से करने जा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने बहुत सारे दिलों को दहला दिया और एक दफ़ा फिर से एक सोच दी कि ये वाक़यात क्यों होते हैं और इनके पीछे कौन से अनासर मौजूद होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। यहूदियों के मजहबी त्यौहार के दौरान फायरिंग का वाक़या हुआ और एक बच्चे समेत 16 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कई अफराद जख्मी भी हैं। ये वाक़या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संजीदा सवाल बन गया है। इस अफसोसनाक सानिए पर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक ने सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है और इस मुश्किल वक्त में हमारी पूरी कौम ऑस्ट्रेलिया के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। लेकिन अफसोस के वाक़ये के फ़ौरन बाद ही एक और तकलीफदेह पहलू भी सामने आया, और वो ये कि भारत का रिवायती रवैया, भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर, मनगढ़ंत दावे और फिर नफरत अंगेज बयानियां फैलाया गया। हकीकत यह है कि ना किसी आलमी इदारे और ना ही ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने पाकिस्तान या फिर किसी पाकिस्तानी शहरी को इस हमले से जोड़ा है। जिस पाकिस्तानी नौजवान नवीद अकरम की तस्वीर भारतीय मीडिया ने हमला आवर के तौर पर चलाई है, वो खुद सामने आ गया है। और ये पहली बार नहीं आया है कि कोई किसी पर इल्ज़ाम धरा गया हो और वो शख्स खुद सामने आ जाए। अपनी वीडियो पैगाम में नवीद अकबर ये कह रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वाक़ये से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया से उठाकर गलत इस्तेमाल की गई है। और एक और हकीकत, सिडनी वाक़ये में जिस शख्स ने इस हमला आवर को काबू किया वो भी मुसलमान है और उनका नाम है अहमद अल अहमद। अपनी जान खतरे में डालकर उन्होंने हमला आवर को पकड़ा। ये फुटेज भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रही होगी। उन्होंने इससे गन ली
और हीरो बनकर इस पूरे वाक़ये के सामने आए, क्योंकि उन्होंने कई जानों को बचा लिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अहमद अल अहमद को खराज तहसीन पेश करते नजर आए। अब सवाल ये बनता है कि हर साने के बाद भारत और मुस्लिम मुखालिफ जो रियासतों का मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को निशाना बनाना एक महज नफरत का कारोबार लगता है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और सच यही है कि इंसानियत प्रोपेगेंडे से कहीं बड़ी होती है। तो ऐसे अनासर जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं होने जा रहा कि इंडिया की जानिब से बगैर सोचे समझे एक पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है और फिर उस कहानी पर खड़े रहने के लिए कई और मज़ीद झूठ बोले जाते हैं। हमने इससे पहले बहुत सारे फॉल्स फ्लैग जितने भी वहाँ से उठाए गए इंडिया की जानिब से, उस पर भी हमने देखा। एंड रिगार्डलेस दुनिया भर में कोई भी वाक़या होता है, भारत बार बार ये कोशिश करते हैं कि उसमें से कोई भी शख्स निकले, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाए, उस शख्स को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन यही इंडिया, जब अहमद अल अहमद सामने आए, एक मुसलमान सामने आया, उसने इस दहशतगर्द से गन छीनी, कई लोगों की जानें बचाई, तब तो इंडिया ने उस तौर से इसको सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से उन्होंने इस प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बल्कि अपने मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक दफ़ा फिर से मूक की खानी पड़ी। दुनिया भर में अगर ऐसे किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो काउंटर में आपको सू कर दे, और वो ये बात आपसे कहे कि ना सिर्फ आपने उसकी साख को ख़राब किया, आपने उसकी करैक्टराइजेशन, करैक्टर असैसिनेशन की रादर, बल्कि उसके घर वालों को, उसके अपने इमोशंस को नुकसान पहुंचाया, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अब उसके बारे में क्या परसेप्शन बना रहे होंगे? क्या वो उससे डर रहे होंगे? क्या वो ये सोच रहे होंगे कि आया ये शख्स वाकई दहशतगर्द है या नहीं? तो बगैर किसी फैक्ट के आपने किसी शख्स को, यानी नवीद अकरम को, इल्ज़ाम ठहरा उसके ऊपर, तो उसकी ज़िंदगी के साथ या उसकी सारी जिद्दोजहद के साथ आपने बेसिकली उसको असैसिनेट करने के, उसके कैरेक्टर को कोशिश की है। इस वक्त में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली एक स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं वो है वॉशिंगटन पोस्ट की वो स्टोरी जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है वो किस तरह से पूरी इलाके के और ख़त्ते की जो सिचुएशन है उसको बदल सकती है या उसमें अपना किरदार अदा करें। हम बात करें अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से साबिक़ अमरीकी फ़ौजों अड्डों के इस्तेमाल से जो मुतालिक दावे हैं एक बार फिर सवालात की जद में आ गए। और ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट शवाहिद के ज़रिए तालिबान के उस प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है जिसमें उन अड्डों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल और मसरूफ़ दिखाया जा रहा है। तज्ज़िये के मुताबिक बगराम जैसे स्ट्रेटेजिक अड्डे पर अमली सरगर्मियाँ महदूद हैं, जहाँ पर रनवेज़ असल तैयारों के बजाय पेंट की गई फर्जी जहाज़ों की तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट ये बता रही है कि तालिबान को विरसे में मिलने वाला जो ये ज़्यादातर फ़ौजी साजो सामान है ये काबिल इस्तेमाल है, जिसे जोड़ तोड़ कर उसके पुर्ज़ों को निकाल कर या रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर उसको काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब माशी जोन्स के दावे भी खुद तालिबान हुकाम ने वापस ले लिए हैं, जो माली मुश्किलात और इंतज़ामी कमज़ोरी की अलामत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अड्डे वाकई किसी अस्करी ताकत की अलामत है या सिर्फ एक नफ्सियाती बरतरी का तासुर पेश कर रहे हैं, और ख़ित्ते की सिक्योरिटी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। यही वो नुकात हैं जिनको आज हम अपनी गुफ्तगू का महवर भी बनाएंगे कि आया ये जो असलहा और दीगर बड़ी मशीनरी यहाँ पर जो छोड़ दी गई थी वो वाकई ही क्या तालिबान के इस्तेमाल में आ सकती है या किसी मुल्क के अगेंस्ट वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपने खुद भी वॉशिंगटन पोस्ट की आई एम श्योर ये रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट से जो तस्वीर दी गई हैं वहाँ पर कुछ तैयारी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काबिल इस्तेमाल है, वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या इवन अपने डिफेंस के लिए तालिबान हुकूमत इसको यूज़ कर सकती है? बहुत शुक्रिया। देखें, ऐसा तो ये सारा ड्रामा है क्योंकि उनको एक खदशा है और अफगान तालिबान रजीम को कि एक सिचुएशन ऐसे डेवलप हो सकती है जिसमें इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। तो दैट्स वाई वाशिंगटन पोस्ट की वहाँ पे जो रिपोर्ट है, देखें कि उसमें जहाज़ तो बेसिकली वहाँ पे डैमेज जहाज़ थे। एक तो उनको रंग रोगन करके खड़ा किया और सेकंड जी। देखें कि डिकॉय के तौर वहाँ पे उन्होंने वो भी लगाए हैं, फिर एक एक्टिविटी जनरेट की है। लेकिन देखें कि आजकल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का दौर है और अमेरिका के पास जीपीएस सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट
सैटेलाइट सिस्टम है, तो एक एक आप देखें, एक एक इंच डिटेल में जाके चीजें देखी जा सकती हैं। तो वो उनको आप दखल तो दे नहीं सकते हैं। तो देयर फोर देखें कि इस बेस की तो बहुत इंपॉर्टेंस है दुनिया की। अब रशिया ने इसको यूज किया है, अब अफगानी यूज करते रहे हैं, फिर अमेरिकन हम्म। आए हैं, बड़े अरसे तक इनके पास रहा है। तो इसकी उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो एक समझ लें कि एक प्री एम्प्ट किया है उन्होंने। और हम्म। इसकी सिग्निफिकेंस तो इसलिए भी है, इट इज अबाउट 40 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ काबुल है। फिर एब्सोल्युटली। उसकी लोकेशन इस क्रॉस रोड पे कहा जाता है, क्योंकि वहां से बैठ के आप सेंट्रल एशिया को भी देख सकते हैं, साउथ एशिया को भी देख सकते हैं, ईरान पे भी नजर रख सकते हैं, वेस्ट चाइना, शिनजियांग प्रोविंस जिसकी बात होती है, तो वहां पे भी आपकी नजर हो सकती है। और फिर यहाँ पे ये है कि एक सेंटर है, इट इज हब, पास में भी रहा हब ऑफ एक्टिविटीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट रनवेज है यहाँ पे, बेसिस हैं, हम्म। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे आप अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ये बड़ा फेमस रहा है कि डिटेंशन सेंटर भी था ड्यूरिंग जी। 9/11 के बाद यहाँ पे। और तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इम्पोर्टेंस, बट सिंबॉलिक वैल्यू जो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है, वो इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सो एनीबॉडी कंट्रोलिंग बगराम एयरबेस, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेजेंस सराउंडिंग एरिया में उसका इन्फ्लुएंस हो। हम्म। लेकिन बगराम एयरबेस पर ये जो सारा आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये पेंटेड तैयारे हैं, उनकी अपनी कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि किसी तरह से इन पुर्जों को जोड़कर या उन तैयारों को या दीगर मशीनरी जो मौजूद है वहाँ पर उसको किसी तरह से यूज़ किया जा सके। एट द सेम टाइम वी आर अवेयर कि हाउ इंडिया हैड बिन हेल्पिंग देम। वी डोंट नो अभी इंटरनली कितना फाइनेंशियली वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान के अंदर से उठ रही है और दूसरे मुल्कों को मुतासर कर रही है, ऐसे में कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उनको दी जाने वाली फंडिंग जो है वो किसी मुल्क के अगेंस्ट यूज करें। बट इंडिया कैन बी वन ऑफ दोज नेशंस हु कैन यूज इट अगेंस्ट अस और अदर नेशंस। सो ये सारी मशीनरी क्या किसी भी तरीके से पावर में लाई जा सकती है किसी बैरूनी ताकत की मदद से? बिल्कुल ये लाई जा सकती है। उसमें देखिए अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उनका इंडिया का जो टेक्निकल सपोर्ट मिशन है, वो इस बगराम एयर बेस में बताया जा रहा है कि वो मौजूद है। वो Okay. दे आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस और मेंटेनेंस को देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। सो पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि जो भी आपके पास हो, इट इज मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करता है। और Mhm. अभी हमने देखा अफगानिस्तान में वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रेड टैग मलेशिया है, एक Mm. रेगुलर फोर्स तो नहीं है ना, वो ये टैंक लेके जा सकते हैं ना जहाज उड़ा सकते हैं। और Mm. दो तीन हमने वाकयात देखे हैं जिसमें उन्होंने हेलिस को कोशिश की थी, लेकिन वो क्रैश कर गए थे। तो बहुत सारे है, लेकिन इंडिया की प्रेजेंस बड़ी है वहाँ पे। और रिसेंटली देखे पाकिस्तान को दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, Mm. अफगान तालिबान रजीम वो है, इंडिया तो अपॉर्चुनिटी को मिस कभी नहीं करेगा जहाँ वो पाकिस्तान को डैमेज कर सकता है। और अफगानिस्तान और तालिबान रजीम और अफगानिस्तान और इंडिया जो है, पास में हमने देखा है 1950 से हर वो मुमकिन स्टेप उठाए जिससे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके। राइट। ब्रिगेडियर साहब, एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि अपने इकोनॉमिक जोन्स के या अपने जो माशी जोन्स हैं उनकी जो दावे हैं वो अफगानिस्तान की जानिब से वापस लिए जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि बड़ा उन्होंने शोर में, मे बी दे वर वेरी प्राउड ऑफ व्हेन अमीर मुत्तकी साहब इंडिया गए थे और उनको लग रहा था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम देयर, बट दैट रियली डिडंट रियली ट्रांसलेट फॉर देम। सो यू थिंक तालिबान हुकूमत इस वक्त किसी किस्म की मुश्किल में है और उनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है? बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं अफगानिस्तान तालिबान रजीम के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने बढ़के मारी थी, अब तो वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो एक ऐसे सिचुएशन में है, उनके पास कोई आउटलेट नजर नहीं आ रहा है। ऑप्शंस बड़ी महदूद होती जा रही हैं, क्योंकि उनका 90% जो ट्रेड था दैट वाज थ्रू पाकिस्तान, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, क्योंकि एग्जिट तो सी पाकिस्तान दे रहा था। और बाकी कोई ऑप्शन है, ईरान वाला ऑप्शन चाबहार वाला है, बट लेंथी है, कॉस्टली है। और ऊपर से नॉर्थ से जाते हैं, उज्बेकिस्तान से जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान से जाते हैं, अगेन लेंथी और वो है। और फिर आगे देखें कि जो अबाउट 7,000 प्लस कंटेनर्स बॉर्डर्स पे खड़े हैं और एब्सोल्युटली। बिलियंस का रुपीस का नुकसान हो रहा है। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ गया लोगों में। तो मेरा ख्याल बहुत मखदूश होते जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे अफगानिस्तान के अंदर। फिर अंदर से आपस में डिवीजन भी है। कैन कैन रियली अफगानिस्तान आने वाले दिनों में आपको लगता है कि वो उनके अंदर जो मौजूद डिवीजन है उसका कुछ कर सकते हैं अगर विल भी हो तो?
क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में कोई एक ग्रुप ऑफ तालिबान तो मौजूद नहीं है, कोई एक ग्रोह भी ऐसा मौजूद नहीं है जो कि ताकत हासिल करना चाहता हो और जो समझे कि मैं दूसरे को ये रिस्पेक्ट दे सकता हूँ कि दूसरा ग्रुप जो है अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहता है तो बना ले। एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस कि वो अभी तक किसी इलेक्शन की तरफ नहीं जा पाए, जो इनिशियली उन्होंने ऐलान भी किया था कि टी इलेक्शन होंगे, हुकूमत सेलेक्ट होगी। सो यू थिंक चाह कर भी इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू गवर्न अंडर वन सिस्टम? देखें कि अब तो इलेक्शन का उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके जो ब्रांड ऑफ इस्लाम है उसमें तो इलेक्शंस का कोई नहीं है। लेकिन कल एक स्टेटमेंट दी सराजुद्दीन हक्कानी ने, उसने बात की जब तक आपको लोगों की रिप्रेजेंटेशन आप में नहीं होगी, उनकी आपको सपोर्ट नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते हैं। और अभी तक देखें 4 साल हो गए, इट इज स्टिल इंटरम गवर्नमेंट है, मानी जाती है। सो डिवीजन तो आप तालिबान के अंदर भी है, फिर देखें काबुल का अपना एक ग्रुप है, कंधारियों का अपना है, फिर कंधार के एब्सोल्युटली। अंदर अपनी डिवीजन है। और काबुल में आते हैं तो वहाँ पे डिवीजन है, वहाँ पे सिराजुद्दीन हक्कानी लोया पख्तिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे उसका अपना इन्फ्लुएंस है। और फिर नॉर्दर्न रजिस्ट्रेशन वाले दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। सो हालात जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, फिर ऊपर से देखें कि जिस तरह वाशिंगटन में वाकयात हुए जिसमें रहमानुल्लाह वाज इन्वॉल्व, और फिर इसके बाद और लोग पकड़े गए हैं। फिर इसके अलावा देखें कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है तुलसी गेबट, उसने उन्होंने कहा कि अबाउट 20,000 जो अभी रिसेंटली जो आए हैं अफगान से, उनमें से 2,000 उन्होंने कहा कि वो सस्पेक्टेड हैं, उनके लिंक्स है विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हालात हैं। फिर इसके अलावा देखें 41 कंट्रीज ने कहा दुनिया में कि अफगान तालिबान रजीम या टेररिस्ट के बेसिकली दे हैव द स्लीपर सेल्स उन ममालिक में हैं। और फिर इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेड अलर्ट्स जारी किए हैं। खाली जर्मनी ने 118 ऐसे वाकयात रिपोर्ट किए हैं जिसमें रिलेशन ऑफ तालिबान अफगान रिलेटेड रेडिकलाइजेशन है। सो दुनिया में एक वाकयात हो, जिस तरीके से अभी ऑस्ट्रेलिया वाला हुआ, जिस तरीके से बात की जा रही है कि वो नंगहार के हैं अफगान है, तो उससे पता चलता है कि ये थ्रेट जो है अफगान तालिबान रजीम के होते हुए भी अफगानिस्तान से एब्सोल्युटली। बेसिकली एमिनेट कर रहा है। वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सारी वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। इस्लामिक स्टेट भी है, अलकायदा भी है, और इसके अलावा ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी है। इसके अलावा टीटीपी फितनुल ख्वारिश है, बीएलए मजीद की ब्रिगेड फितनुल हिंदुस्तान भी है, और फिर इसके अलावा जैश आदल जो ईरान को थ्रेट कर रही है। सो बहुत सारे ऐसे है। सो इट हैज बिकम, अभी देखें ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली जब डिबेट हुई थी, जी। उसमें तमाम ममालिक का मानना है कि अफगानिस्तान एक एपिक सेंटर बन गया है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसको है कि वर्ल्ड पीस को थ्रेट हो। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल आपने देखा होगा कि बॉन्डाई बीच पर जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन बगैर मुझे हर दफ़ा की तरह भारत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, किसी फ़र्जी नाम को उठाया जाता है या किसी बेचारे को उठा लिया जाता है, सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें उठा ली जाती हैं और फिर इल्ज़ाम धर दिया जाता है स्ट्रेट अवे पाकिस्तान पर। सो एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसके साथ झूठे पलंदे जो है इकट्ठे किए जाते हैं पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, ये इंडिया वालों को चाणक्य किड चिल्ड्रन कहा जाता है। चाणक्य की पॉलिसी थी कि वो ये कहता था कि साइबर वारफेयर करो, आप झूठ बोलो, उसको कहानियां और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करो, जी। अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करो और उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करो, यूज यूर एनिमी इज एनिमी। और यही वाकया देखिए, मार के हाथ में आपने देखा कि लाहौर पोर्ट उन्होंने कहा पहुंच गए हैं, कराची फतह कर लिया है, सो एंड सो। तो ये इनकी देखें आपसे जहनियत में ये चीज शामिल है। दे विल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू मलाइन पाकिस्तान। और फिर अभी एब्सोल्युटली। देखें कि इनके साथ फिर अफगान ने भी दिया, अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी दिया, फिर इजरायली मीडिया ने भी साथ दिया, जेरूशलम पोस्ट जो थी उन्होंने भी खबरें ऐसी दी। सो देखें कि इन ये उससे बात नहीं आ सकते हैं। ये बेसिकली इस तरह मैंने कहा, चाणक्य पुतले को भी फॉलो करते हैं, और फिर जैसे जोसेफ गॉबल्स को भी फॉलो करते हैं। जी। द नाजीज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हु सेड इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। देखें, जब आप हजारों दफा लाखों दफा उसको
शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, प्रोपेगेट या करेंगे तो लोग उसको यकीन कुछ करना लोग शुरू उसके कर ऊपर देंगे। यकीन इस करना भी तरीके से शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त के लिए। इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू यू, बट एक्चुअली एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी अपना काउंटर नैरेटिव इसके ऊपर देते रहना चाहिए, ताकि वही लोग जो फैक्ट्स के बगैर पैदा होने वाली खबर पर यकीन कर रहे हैं, जब उनके सामने फैक्ट्स रखे जाएं तो वो इस बात को समझ सके और असल चेहरा भारत का देख सके। इस वक्त मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, इस पर आपको पेश करने जा रहे हैं हम सियासी नाश्ता। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शदीद तकसीम का सियासत नज़र आ रही है शिकार, और एक तरफ हुकूमती वज़रा तो तहरीक इंसाफ पर रियासत और इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, एंड एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि खुद PTI के अंदर से क़यादत पर नाअहली, कन्फ्यूजन, गलत समत में जाने के इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं। अब फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद से PTI में मज़ीद इख्तलाफात नुमाया हो रहे हैं। कोई मफाहमत की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि इज्तमाई सियासत पर डटा रहा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई क्या तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली या फिर सोशल मीडिया बयानिए और बैरूनी प्रोपेगेंडा से ख़ुद को अलग कर सकती है, और साथ ही ये बहस भी शिद्दत इख्तियार कर रही है कि क्या नून लीग दोबारा मुतहर्रिक हो चुकी है और अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तैयारी कर दी गई है, एंड इज़ दिस सिचुएशन जो इस वक्त है वो किसी भी तरह से नून लीग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की विंडो खोल रहे हैं या नहीं। सीनियर तज्जियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारी की सारी सियासी सूरत हाल आपके सामने है। बानी PTI का ये जो बयान आज़ादी या मौत मौजूदा सूरत हाल में, ये पैगाम कुछ अजीब सा भी लग रहा है, इररेलेवेंट भी शायद लग रहा है, एंड ऑन द सेम हैंड हमें ये भी पता है कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद से जो PTI में एक तजब्जुब है वो भी अब बढ़ गया है। आपने क्या परसीव किया इस बयान के बाद और फैज़ हमीद की सज़ा के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर आप मुल्की सियासत का या मुल्की हालात का जायजा लें तो आपको साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब को सज़ा मिलने से पहले का सिनेरियो ज़रा डिफरेंट नज़र आएगा और सज़ा मिलने के बाद का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। उनको सज़ा अनाउंस होने से पहले बहुत सारे तज्जियाकार अगर ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद को सज़ा हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि बाजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती और एक साबिक DG ISI को सजा मिलना या उनका कोर्ट मार्शल किया जाना इतना आसान फैसला नहीं होगा। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि रियासत ने जीरो टॉलरेंस का फैसला कर लिया। अब रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, उसका ताल्लुक जुडिशली से हो, उसका ताल्लुक सियासी जमातों से हो, उसको रियासत को मुकद्दम रखा जाएगा और कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं। लिहाजा ऐसे हालात में इमरान खान साहब का अगर इस तरह का को बयान सामने आए या पैगाम सामने आए कि आज़ादी या फिर मौत, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो खुद भी इस बात से मायूस हो चुके हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं आखिरी दाव खेल रहा हूँ, आखिरी अपना पत्ता इस्तेमाल कर दूं और शायद इस तरह से कुछ हासिल कर पाऊँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9 मई जैसा कोई दूसरा वाकया दोहराया जा सकेगा या उससे इस तरह का कोई इनकलाब, जिसे आप नाम नहाद इनकलाब की बात करें कि इस तरह को काम हो। PTI इस तरह से अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे और PTI के खुद लोग भी जो उनमें अक्सरियत है वो इस तरह का कोई भी कदम उठाने के हक में नहीं है। अच्छा इमरान साहब, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, आपकी बात की ही तायद होती है इस पर। इमरान इस्माइल साहब भी, महमूद मौलवी ने इसमें जी एक प्रेसर किया है और फैज़ हमीद की सज़ा को खुश आइन करार दिया है। साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को आदिल राजा और इस तरह के जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनसे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रा लगाम डाले। तो क्या सोशल मीडिया पर PTI कंट्रोल कर सकती है? बिकॉज बानी PTI के अंदर रहने के बाद जो सारी पजराई है और जो सारी सिचुएशन है उसको तो कंट्रोल ही सोशल मीडिया के तहत किया जाता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि महमूद मौलवी
साहब और इमरान इस्माइल साहब, ये दोनों अशखास जो हैं वो आपके सामने ही इनकी सारी सियासत है। हम्म। इमरान खान के बगैर इनकी क्या सियासत थी, या इमरान खान के बगैर ये किस तरह की सियासत कर सकते हैं, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनको अच्छा। वोट या इज्जत तहरीक इंसाफ की वजह से मिली थी। हम्म। अब मामला ये है कि ये इस वक्त उनके साथ नहीं है, और इनका जो ये मौक़िफ़ है, इससे पहले अगर आप देखें माजी में इनका मौक़िफ़ कुछ और था, खास तौर पे सोशल मीडिया को लेके। अब जो अदनान राजा की बात आपने की, जी। देखिए अदनान राजा या उन जैसे जितने भी लोग हैं, मैं बात ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि रियासत के खिलाफ जो नाम नहाद जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पे वेस्ट की हम हमेशा मिसाल देते हैं, वहाँ भी आप देख लें कि वहाँ भी कुछ कायदे और कानून होते हैं। हम्म। यहाँ तो ये है कि शुतरे बेमहार है, जिसके दिल में जो आए वो कह दे, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई उसको टोकने वाला नहीं है। अगरचे कवानीन अब हाथ से सख्त हो चुके हैं, चीज़ें तब्दीली की तरफ गामज़न हैं, जी। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे ये भी एक ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के ख़्याल में ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं, इनका ताल्लुक बराह रास्त पीटीआई से नहीं है। ओके। ये पीटीआई के कोई बहुत मुखलिस लोग नहीं हैं, ना ही ये इमरान खान के साथ बड़े मुखलिस हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों की राय में ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे इस तरह का मौक़िफ़ अपना के पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं, उनकी हमदर्दियाँ समेटते हैं, व्यूज़ समेटते हैं, और फिर नाइसली, उससे नाइसली। डॉलर कमाने के चक्कर में अपना इस तरह का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। सही, नाइसली पुट। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि वो भारतीय चैनल्स पे भी जाके बैठते हैं, अफ़गानी चैनल्स पर भी जाके बैठते हैं। आपने देखा होगा कि इमरान खान की जो बहन है, उनकी जानिब से भी अभी रिसेंटली जब उनसे मिलने की बातें की जा रही थी कि मिलवाया नहीं जा रहा, वहाँ गए और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसको बाद में ये कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा है, सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर जाहिर है उसको एक प्रोपेगेंडा बनाकर ना सिर्फ अफगानिस्तान में और भारत ने भी बेचा। सो डू यू थिंक कि उनको इससे भी गुरेज करना होगा इफ़ दे रियली वांट टू वर्क इट बिटवीन गवर्नमेंट एंड देमसेल्व्स? देखिए सियासत जो है उसके कुछ असूल होते हैं। हम्म। सियासत में सियासी मसाइल को सियासी अंदाज में सुलझाया जाता है। सियासत में सियासी मसाइल को डायलॉग के साथ सुलझाया जाता है। सियासत में सियासी मसाइल को, सियासी इख्तिलाफात को पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ बैठ के, एक दूसरे से बात करके जी। सुलझाया जाता है, हल किया जाता है। ये नहीं होता कि आप जो है ना अपने मुखालिफ को चोर लुटेरे साबित करने में लग जाएं, उनको आप बस जो है ना सख्त से सख्त सजाएं देने में लग जाए, और खुद आप समझे कि वो कहते हैं औरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। तो हम्म। ये जो मामला है, ये रविश, ये तरीक़ाकार, इसमें बड़ी बदकिस्मती ये है कि खुद इमरान खान साहब जो हैं हम्म। इस तरीके को ही राइज किए हुए थे अपने दौरे हुकूमत में। हम्म। आज उनको वही काटना पड़ रहा है जो वो अपने दौरे इक़्तिदार में बोते रहे हैं। अगरचे आपको याद होगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक या उन जैसे लोग उस वक़्त भी असेंबली में तकरीर करते हुए, इवन राना सनाउल्लाह भी उस वक़्त ये कहते थे कि खुदारा आप ऐसा ना करें, आज आप हमारे साथ जो कर रहे हैं, कल आपको ये भुगतना पड़ेगा। तो अब ये सारे हालात आपके ठीक है। सामने हैं। कहिएगा कि तहरीक इंसाफ की सियासत का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त क्या पीटीआई कैन रियली कम बैक टू द डायलॉग टेबल? और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने फिर से सियासत में मुतहरक होने का फैसला किया है। नून लीग ने अगले इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं? अचानक से इतनी डिटर्मिनेशन क्यों नजर आने लगी है? देखिए सियासी जमातें जो हैं वो कभी भी जो है वो अपनी सरगर्मियां बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करती। और नवाज शरीफ जो हैं, अगर आप इस वक्त मौजूदा सियासी क़यादत को देखें पाकिस्तान में, तो वो एक सीनियर तरीन सियासी रहनुमा हैं जो 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। जी और बिल्कुल। आप देखें कि इस वक्त भी अगर आप मौजूदा सियासत में देखें, तो अगरचे वो आपको उस तरह से फ़ाल नज़र नहीं आते, अगरचे नवाज शरीफ आपको उस तरह से
सियासत में मुतहरिक नजर नहीं आते, लेकिन गोल तो सब उन्होंने अपने अचीव कर लिए। उनके भाई इस वक्त वजीर आजम है, और वो भाई जो उनके इंतहाई ताबेदार हैं। उनकी बेटी इस वक्त वजीर आला पंजाब है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उनके दुश्मन जो है, सियासी दुश्मन, वो इस वक्त जेल में हैं और जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। उसके अलावा उनके एक और दुश्मन जो बहुत उस वक्त पावरफुल थे, जनरल फैज हमीद, वो उनको भी सजा सुनाई जा चुकी है, उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है। दूसरे जो जनरल हैं, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके हवाले से आप देख लें कि उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं, और वो भी इस वक्त कहीं पसे मंजर में जा चुके हैं, इस वक्त लाइमलाइट में नहीं है। तो ये सारी चीजें तो नवाज शरीफ ने, तो इसका मतलब है कि बड़ी अच्छी सियासी बसात बिछाई है और अपनी बाजी खेली है और उसमें जीत भी गए हैं। तो ये जो मामला है नवाज शरीफ, मैं बड़ी माजरत के साथ आपके इस सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो मुतहरिक नहीं है। वो सियासत में आप ये कह सकते हैं कि अवामी तौर पे आप उस तरह से मुतहरिक नहीं नजर आते। अगरचे अगर आप देखें तो वो अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ मुसलसल राब्ते में है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दोनों मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेते। ठीक, आई गेट योर पॉइंट कि नवाज शरीफ बीइंग अ थिंक टैंक ज़रूर काम करते रहे हैं। हमें एक दो प्रेशर से वो मंजर आम पर ज़रूर नज़र आए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो पार्टी में अपना काम करने ही रहे थे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। दुनिया बोल है देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, सर्दी बढ़ रही है, और सर्दी इस वक्त कहाँ कहाँ क्या टेम्परेचर है ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुल्क के बड़े शहरों में क्या सूरत हाल है ये आपको बताने जा रहे हैं हम। मौसम की सूरत हाल पूरे मुल्क में कुछ इस तरह से है। डिस्कसिंग कराची फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हमने देखा कि पिछले कुछ 2 दिन से खुनकी थोड़ी सी बढ़ रही है। कम से कम दर्जाए हरारत 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रहने का इम्कान है। जबकि कोयटा का अगर रुख कर लें, जहाँ से एक्चुअली कराची में सर्दी आती है, वहाँ पर मतलब अबर आलूद रहेगा आज पूरा दिन। लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर क्या है वो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मिनिमम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जबकि अगर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा मतला, और कम से कम टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 रहने का इम्कान है। लाहौर में अभी भी स्मॉग का राज है और मतला अबर आलूद है। धुंध रहने का भी इम्कान है, और ऐसे में जब स्मॉग धुंध के साथ जब मिल जाती है तो वो और भी ख़तरनाक हो जाती है। टेम्परेचर है मिनिमम 9 रहने का इम्कान और ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक जा सकता है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मतला साफ है, सूरज चमक रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 रहने का इम्कान है। जबकि पेशावर की सूरत हाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जा सकता है। फैसलाबाद में भी मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर इज़ प्रिडिक्टेड 9, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जा सकता है। और बाकी शहरों की सूरत हाल इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। जबकि माइनस कहाँ पर आ रहा है ये भी आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। तो कालाम इज़ गोइंग टू बी -10 ऑन द मिनिमम साइड और ज़्यादा 0, जबकि स्कर्दू में -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 जाने का इम्कान है। तो ये तो है मौसम की सूरत हाल। अब ये टेम्परेचर या ये सर्दियाँ पाकिस्तान में कैसी रहने वाली हैं ये ज़रा जान लेते हैं। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि कराची में भी उतनी सर्दी अब नहीं रहती। कराची वाज नेवर द हब ऑफ ह्यूज पैटर्न ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं विंटर की, बट जनरली भी आई मीन इट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ, हम मिड ऑफ दिसंबर तक चले गए हैं, बट कराची स्टिल वार्मर। अगर कोयटा की भी हम बात करते हैं, कोयटा जहाँ से पूरी सर्दी कराची में भी आती है, वहाँ भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। तो इस दफ़ा सर्दी का पैटर्न क्या रहेगा पाकिस्तान में? जी देखिए, जो पाकिस्तान में सर्दियों की जो चीज़ें मुतय्यन करती हैं वो आपकी 2 मेनली करती हैं। एक तो जो ग्लोबल लेवल पे आपकी असरअंदाज होती है पैसिफिक से, उसमें आपकी होती हैं ला नीना इफ़ेक्ट। वो बेसिकली क्या करता है कि आपका जो हवा में मॉइस्चर है और आपकी कितनी ठंड पड़नी है ये मुतय्यन करता है। और फिर दूसरी चीज़ जो है वो आपकी होती है जो कि आपकी मेडिटेरियन सी की वजह से आती है, और वो आपका अगर वीकर हो, जो कि आपके साउथ एशिया में
वो दाखिल होता है मेडिटेरेनियन सी से आते हुए, तो वो डिटरमिन करता है कि अगर उससे आपकी जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें कितनी बारिशें होंगी, या आपकी जो विंटर है वो कितनी ड्राई होगी। और अगर वो वीकर हों, जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो आपकी हवा और मौसमियाती तगय्युरात आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कंडीशंस आपको पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं वो होंगी। लेकिन साथ ही साथ एक रीजनल फैक्टर होता है जो कि आपके मौसम को मुतासर करता है, और वो आपके रीजनल जो आपके फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर डिफॉरेस्टेशन किस इलाके में कितनी है, अर्बन जो है वो एरियाज़ में आपकी ट्रैफिक की मोबिलिटी कितनी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कितनी है, वो फिर उस हिसाब से फिर हर शहर का भी वो लोकल जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो भी आपकी डिटरमिन करती हैं। तो जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो लानीना में भी जो मॉइस्चर और जो कोल्ड एयर है इनलैंड के जो इलाके हैं उनमें वो आपके वीकर चल रहे हैं। उसी तरह जो आपके पैसे जो आपकी मेडिटेरेनियन सी से जो आपके मौसमियाती तगय्युरात जो आपको मुतासर करते हैं वो भी वीकर हैं। इसी वजह से आप दिन में जो है वो ऐसे लगता है कि अच्छा मौसम थोड़ा बेहतर है कुछ इलाकों में, लेकिन रात को जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप होके सर्दी हो जाती है। और इसी तरह से आपको फिर ड्राउट लाइक कंडीशन भी, चूंकि ड्रायर कंडीशंस है, तो आपको फिर बलूचिस्तान की तरफ जो है ड्राउट लाइक कंडीशन नज़र आती है। शहरों में चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से भी फिर आपके स्मॉग के इशू और इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी प्रिवेल रहती हैं। राइट। क्या ये जो श्रिंक होती हुई सर्दी है, ये जो बर्फ़बारी का स्पैन है उसको भी कम कर रही है? और क्या जो बर्फ़बारी की मिकदार है, यानी जितनी बर्फ़ पड़ा करती थी, क्या अब ये उसको भी श्रिंक करिए, उतनी बर्फ़ नहीं पड़ा करेगी? जी देखिए, ये जो बर्फ़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आपके आ रही होती हैं, अगर वो आपकी सर्कुलेशन वो वीकर हों, जो है वो बर्फ़बारी कम होने के चांसेस होते हैं। और इस साल आपको पाकिस्तान में यही होता हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ आपको नज़र आ रहा है। ये आने वाले वक्तों में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है जो आपकी एमिशंस की वजह से, वो सिर्फ ये नहीं होता कि एक स्ट्रिक्ट किस्म का एक जो है वो वेदर पैटर्न आपको थ्रू आउट देखने को मिलता है। वो बेहतर भी हो सकता है, वो वर्स भी हो सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होता है आपकी रीजनल फैक्टर की वजह से, डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से, और जो मैंने आपको लानीना और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से, पैसिफिक और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से जो विंड डायरेक्शंस और पैटर्न्स होते हैं उनकी वजह से भी आपका ये मुतय्यन कर रहा होता है। हाँ, जो इमिशंस लेवल होते हैं वो ज़रूर आपका ऑन एन एवरेज आपको एक काइंड ऑफ लुक दे देते होते हैं कि एक इलाके का क्या मौसम जो है वो हो सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑन एन एवरेज हमें पता है कि अच्छा चूंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो वेदर में एक शिफ्ट हमें देखने को काफ़ी कुछ अरसे से पीछे नज़र आ रहा है, जिसमें आपको सर्दियां श्रिंक हो गई हैं और आपके दिन में मौसम थोड़ा बेहतर रहता है, लेकिन रात को बिल्कुल टेम्परेचर गिर जाता है। ड्राई सर्दियां आपकी रहने लगी हैं, और आपकी जो सर्दियां हैं वो कई मार्च तक जो है वो जाती हैं और लेट शुरू होती हैं। इसी तरह आपका समर का पैटर्न जो ड्यूरेशन है बहुत बढ़ गया है, स्प्रिंग का भी बिल्कुल श्रिंक होकर रह गया है। फिर आपके जो मॉनसून है वो आपका गर्मियों में जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में बहुत बढ़ गया है। उसी वजह से फिर एग्रीकल्चरल पैटर्न में भी शिफ्ट आ गया है कि सो और जो उसकी कल्टीवेशन करते हैं वो आपकी बिल्कुल चेंज हो गई हुई है। लेकिन कुछ इलाके आपके ऐसे भी हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे जैसे मक्का में हमने सऊदी अरब के कुछ इलाके में, रियाद शायद इलाका था जिसमें मैंने फॉलो किया कि वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, नेचुरली आपकी वहाँ पे बारिशें हो रही हैं जहाँ पे बड़ी कम बारिशें होती थी। एट द सेम टाइम मरियम, हमें अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इस चेंजिंग पैटर्न ऑफ वेदर के साथ ज़रूरत होगी, और अगर हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसके नुकसानात देखने होंगे और फ़ायदों को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट वॉज़ वेरी टॉक टू यू। आई एम रियली होपफुल कि ये वाली सर्दियाँ पाकिस्तान के लिए अच्छी हो सकती है, खासकर बलूचिस्तान में हम एक्सपेक्ट करें कि शायद कोई बारिशें हो सके ताकि वहाँ ड्रॉट की सूरत हाल ख़त्म हो सके। वेल, इसके साथ ही हमें लेनी है एक ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। भाई, किसी लेजेंड से किसको नहीं मिलना होता, आपको भी मिलना होगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी मिलूंगी। और फुटबॉल का जादू हो और लियोनेल मेसी का नाम हो तो मदाहों का जोश ना टूटे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भारत में क्या हुआ? तो जनाब, हुआ कुछ ये कि भारत में मेसी का दौरा था और वो कुछ इस तरह से टर्न आउट हुआ कि पहले से ही स्टेडियम में शोर मच गया कि उन्होंने आना है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मद्दा दिल में ख्वाब सजाए हुए बैठे हुए थे कि अब मेसी आएंगे, वो बॉल को छुएंगे, किक लगाएंगे, हो सकता है बॉल क्राउड की तरफ आए और किसी को कैच करने का भी मौका मिले। मगर हुआ ये कि भारत में इखलाकी पस्ती
और लेजेंड खिलाड़ी की मेहमान नवाजी की बदतरीन जो मिसाल वहाँ पर कायम हो गई। ये आप मनाजिर इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जिन्होंने 10-10 लाख, 18-18 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये पे किए थे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए मेसी को। अच्छा, 10 लाख रुपए जिनके लिए रखे गए थे, वो स्पेशल मीट एंड ग्रीड का भी एक सेशन रखा गया था। लेकिन हुआ कुछ ये कि यहाँ पर जैसे ही मेसी पहुँचे तो वो पूरे हिसार में घिरे रहे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ वहाँ की मौजूद इंतज़ामिया के, और लोगों को उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिल सका। इसके ऊपर लोग तैश में आ गए और फिर चंद मिनट के बाद जब ऐसा खतरा महसूस हुआ कि ये लोग जो जहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये ग्राउंड के अंदर आ सकते हैं, तो मेसी को वहाँ से रवाना कर दिया गया। महज 10 मिनट की उनकी वहाँ की स्टे थी। उसके बाद कुछ भी कंट्रोल में नज़र नहीं आया। लोग स्टेडियम में आ गए, हजूम अंदर दाखिल हो गया और उन्होंने वहाँ सब उखाड़ पछाड़ करना शुरू कर दी। मेसी वहाँ से चलते बने, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वहाँ जो कुर्सियाँ उखाड़ी गई, वहाँ जो बैनर्स मौजूद थे उन्हें उखाड़ा गया, सबके सामने कलई खुल गई। ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर तमाम इल्ज़ाम धर दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है कि इस सारी की सारी बदनज़मी का जो इल्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइजर्स पे आया। मेसी के जहाज़ में सवार होने से पहले ही ऑर्गेनाइजर्स की गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। अब इस पूरी सिचुएशन पर लग कुछ ऐसे रहा है कि भारत में मेसी का ये दौरा फुटबॉल से ज़्यादा कोई इंतज़ामी इम्तिहान बनकर रहेगा। और ऐसी पूरी सिचुएशन में एक और भी जो लोगों का ग्रीव है वो इतना बढ़कर सामने आया कि आपने हमसे इतनी बड़ी तादाद में पैसा ले लिया, 10-10 लाख ले लिए, कहाँ गए वो मीट एंड ग्रीट जो आपने हमसे करवाने थे। तो जनाब, मेसी खुश हुए या नहीं हुए, या यहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर वापस चले जाएंगे, अब ये तो मेसी इस पर कोई बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन फैंस ज़रूर डिसअपॉइंट हुए। लेते break. See you after this. आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, मैं हूं सादिया सैमसन। कहते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद। और अब ज़रा बात कर लेते हैं एक नए किस्म के फ्लू की, जो कि पाकिस्तान में वैसे तो हमें इतना नज़र नहीं आया, लेकिन चूंकि अब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, किसी भी वायरस को कंटेन करना एक मुश्किल अमल होता है। तो जनाब, यूरोप ख़ास तौर पर बरतानिया में सुपर फ्लू के बढ़ते हुए केसेस ने ख़बरों में जगह बना ली है। और क्रिटिकल सिचुएशन एक्चुअली इस पर यह है कि यूरोप से उभरने वाला ये जो सुपर फ्लू है, अब ये पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होने लगा है। लाहौर और रावलपिंडी में सुपर फ्लू के केसेस में इजाफा देखने में आया है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान में मौजूद सेहत के एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मौजूदा वायरस में थोड़ी सी जीनियाती तब्दीलियों का नतीजा है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वायरस की जो मौजूदा लहर है बुनियादी तौर पर इन्फ्लुएंजा और उसका एक ज़ेली वेरिएंट है जिसे कहा जा रहा है A3N2A, और इसका ज़ेली वेरिएंट जो है वो है सबक्लेड के। अब ये वायरस मामूली सी जो जीनियाती तब्दीलियाँ उसकी वजह से फैल रहा है, और माहिरीन ये जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन सबसे ज़्यादा मौसर हिफाजती इकदाम हो सकता है। एट द सेम टाइम कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों को, बुज़ुर्गों को, कि वो जब घर से बाहर जाते हैं और अगर घर में किसी को भी फ्लू है, चाहे उन्हें नहीं भी पता कि ये कौन सा वेरिएंट है और कितना ख़तरनाक है, तो भी वो मास्क का इस्तेमाल घर में भी करें। अगर घर में किसी को फ्लू है और बाहर जाते हुए तो ज़रूर ही मास्क का इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले ज़रूर हाथ धो लें और दीगर जो प्रिकॉशंस हैं उसको ज़रूर ही ज़ेर अमल लाएँ। डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माहिर हैं वबाई अमराज के। खानानी साहब, बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। ज़रा हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि ये तो हम जानते थे कि ठीक है, इससे पहले हमने कोरोना वायरस से निमटने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, बट व्हाट इज़ दिस न्यू वेरिएंट? इट्स H3N2A, व्हाट इज़ इट? और फिर उसका जो ज़ेली वेरिएंट कह रहे हैं जिसको सबक्लेड के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, ये दोनों में फ़र्क क्या है और ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये निकला कहाँ से, आया कैसे, पाकिस्तान कैसे तक आ गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much for inviting me to talk on this very important subject. You're welcome. दरअसल इन्फ्लुएंजा की दो मेजर टाइप्स हैं, A और B। ओके। और इन्फ्लुएंजा A जो है, इसमें मुख्तलिफ जो इसके एंटीजन्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं, ये अलग अलग तरह से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। तो H3N2 जो है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। 1968 से जो है ना, ये फ्लू वायरसेस जो है ना एपिडेमिक्स करते चले आ रहे हैं।
और होता यह है कि जब नया वायरस या नया वेरिएंट आता है तो शुरू में उसकी शिद्दत फैलने की भी ज्यादा होती है और बीमारी पैदा करने की शिद्दत भी ज्यादा होती है। तो ये जो क्लेड के है H3N2 का, ये नया क्लेड है और उसको सुपर फ्लू का नाम इसलिए दिया गया है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन अच्छी बात एक ये भी है कि ये तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन जो बीमारी की शिद्दत है ना, वो हमेशा की तरह ही है और ज्यादा तेजी या ज्यादा शिद्दत में इख्तियार नहीं की इसने अभी तक। अच्छा। लेकिन जो शुरू होने का इसका सीजन था उससे तकरीबन 1 महीना पहले जो है ना, ये फैलना शुरू हो चुका है। खासतौर पर इंग्लैंड में जो है वो बहुत तेजी से फैला है और उसकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती थी, जो दिसंबर के आखिर में होनी चाहिए थी, वो नवंबर के आखिर में शुरू हो गई और अब तेजी से बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ये जापान में, अमेरिका में, अमेरिकन उसमें बहुत सारे मुल्कों में जो है ना ये फैलना शुरू हुआ है। यूरोप में भी आ गया है, पाकिस्तान में भी प्रोबेबली यही स्ट्रेन जो है ना सुपर फ्लू का चल रहा है। ठीक। और जैसा कि मुझे ये बताइए कि हाँ कि जी, लाहौर और इस्लामाबाद में ये जो नंबर्स आए हैं, ये क्या हमारे लिए काबिल फ़िक्र बात है या ये समझा जाए कि इसको कामली कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, कंट्रोल करना जो है ना इसको बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है और जैसा कि हमने कोविड में देखा था कि अगर ये एक दफ़ा फैलना शुरू हो जाता है तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक। अभी जो इस बात की हमें ज़रूरत है कि जितना भी कोशिश करके लोगों के दरमियान वो तमाम मेजर्स हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें जो हमने कोविड में किए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी एटिकेट, हैंड हाइजीन और लोगों के दरमियान डिस्टेंस रखना, और जिन लोगों में अर्ली सिम्टम्स भी हों उनको अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। बेशक हॉस्पिटल में आइसोलेशन ज़रूरी नहीं है, घर में और सोसाइटी में भी उसके अपने घरों में भी आइसोलेशन रखा जाए और वो लोग जो है ना वर्क प्लेसेस पे ना जाएं और वो बच्चे स्कूल्स न जाएं। एक अच्छी बात ये भी है कि अभी विंटर वेकेशंस स्कूल में शुरू होने वाले हैं या कई जगहों पर हो गए हैं, तो स्कूल्स में इसका स्प्रेड कम हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फ्लू की वैक्सीनेशन जो है वो लोग बहुत कम लगवाते हैं, हालांकि ये वैक्सीन अवेलेबल है। और ख़ास तौर पर जो सीनियर्स हैं जो कि जिनको के ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, या जो इम्यूनोसप्रेशन या वैक्सीन की उसकी वजह से डॉक्टर कैंसर साहब के ये ट्रीटमेंट बताइएगा कि ये जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है ये किसी भी वेरिएंट के ऊपर कितनी ज़्यादा काबिल अमल होती है? फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं और एक ही वैक्सीन है जो कि लगाई जाती है पाकिस्तान में हर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कितना इन्फ्लुएंजा का ये वेरिएंट कंट्रोल हो सकता है उससे? ये इस वेरिएंट के मुताबिक अभी तक की रिपोर्ट्स ये हैं कि ये काफ़ी हद तक यानी 70 to 80% जो है ना इफेक्टिव है इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी। और डिजीज की सीवियरिटी जो है ना, चाहे बीमारी तो हो सकता है कि हो जी। लेकिन उसकी सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो कम होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता यही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स जो है ना जब ओवरबर्डन हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें एहतियाती तौर पर अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट भी करना है और हेल्थ केयर सिस्टम को इंटैक्ट रहने देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं आम तौर पर तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती, हमें खुद भी नहीं पता होती, तो कितनी छोटी उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लग सकती है इन्फ्लुएंजा की, और ये कि ये दोबारा कब लगनी चाहिए वैक्सीन? वैसे तो जो है ना, क्योंकि ये इसके स्प्रेड जो है ना ज़्यादातर स्कूल स्टेज में होता है, तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि 5 साल से ऑनवर्ड बच्चों को लगाया जाए। और वैसे तो 2 साल से बड़े बच्चों को भी लगाई जा सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस वायरस का स्प्रेड पाकिस्तान में देखा नहीं गया। ठीक है। और अलबत्ता एल्डरली इसको ज़रूर लगवानी चाहिए और हेल्थ केयर वर्कर्स को हर एज वाले को लगा लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खनानी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि वेरिएंट के हवाले से हमारे व्यूअर्स को वो इन्फॉर्मेशन जो नीडेड है वो मिल गई होगी, और ख़ास तौर पर इसकी वजह से लाहौर में और जो रावलपिंडी में केसेस सामने आए हैं उसको तेज़ी से काबू कर लिया जाएगा। अच्छा, इससे ही रेस्पिरेटरी की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। आम तौर पर जब हम एज़मा की बात करते हैं या दमे का जिक्र करते हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं कि शायद ये कोई बहुत ही जानलेवा मर्ज़ है और बहुत
बहुत सारी इसमें मेडिकेशन करनी होगी और इसके बगैर तो इसका कोई हल ही नहीं है। होता भी यही है, जब इनिशियल मेडिकेशन दे दी जाती है तो आपकी जो एयर पैसेज है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उसमें सुकून मिल जाता है, और चूंकि ये काइंड ऑफ एलर्जी है तो मेडिकेशन से कुछ देर के लिए इसमें सुकून भी आ जाता है, आपको अफाका भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप योगा के ज़रिए एस्मा का इलाज कर सकते हैं तो आपके लिए ये कितना खुश आइंद हो सकता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के अंदर जिनके घरों में ऐसा कोई ना कोई मरीज़ है जिसको हर बदलते मौसम के साथ एस्मा का अटैक हो जाता है। तो एक काइंड ऑफ योगा है, आज हम उसके बारे में आपको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अपने अगले मेहमान से आपको मिलवाते हैं। नईम योगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि योगा एक्सपर्ट है, उनसे जान लेते हैं कि ये कौन से काइंड का योगा है जिसको करने से दमे के मरीज या एस्मा के मरीजों को कुछ अफाका हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बहन, गुड मॉर्निंग। आप बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए और आपको देख के ऑलरेडी आई एम ब्रीदिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि योगा हमारी ज़िंदगी में हम वी आर नॉट नॉर्मली प्रैक्टिसिंग इट, मेरे ख्याल में हम इसे थोड़ा सा, बहुत कम लोग होते हैं और काइंड ऑफ पीपल हम इसे मेडिटेशन तक ही महदूद रखते हैं। ये बीमारियों का इलाज कर सकता है, ये एज़मा में बेहतरी ला सकता है, ये कैसे? बहन देखें, योगा में एक बकायदा शौक है जिसको क्लिनिकल योगा का नाम दिया गया। योगा थेरेपिस्ट, जिसका आप फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक्सटर्नल बॉडी के आपके मसल्स को जानते हैं, लेकिन योगा थेरेपिस्ट जो है ये ऑर्गन के हवाले से आपके जो है ब्लड फ्लो को बेहतर करना, ऑर्गन की सेहत को बेहतर करना, इसके लिए जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। और जैसे अज़मा की बात करें या आप दमा की बात करें तो योगा तो सदियों से सांसों को ठीक करने का इल्म माना जाता है कि अगर आपकी सांसें छोटी हो चुकी हैं, आप सांस सही तरीके से ले नहीं पाते, और योगा तो बेस करता है इन पे। योगा तो कहता है कि अगर आपको सांस लेनी आ जाए तो आप सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये जो आपके जिस्म के अंदर कैंसर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये भी आप योगा के जरिए से क्योर कर सकते हैं। योगा बेसिकली आपको सांस लेने के तरीके ऐसे सिखाता है जिसके जरिए से मुख्तलिफ बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा में जो है वो योगा ने हमें गाइड किया कि आप सांस को हमेशा खारिज करके रोकने की कोशिश करें, सांस को निकालें। जब आप सांस को निकालते हैं और रुक जाते हैं, अगली सांस आपको बगैर चाहे खुद ब खुद लंबी सांस आती है। आप जब सांस को निकाल के खारिज करके रुक जाते हैं, एक्सहेल करते हैं और रुक जाते हैं, मैं भी आपके सामने करता हूँ और मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस जितना करूंगी। फिर आप इसमें जितना ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे उतना अच्छा होगा। मतलब ये आप सांस को खारिज किया, ओके, अब मैं रुक गया हूँ, ठीक, अगली सांस नहीं लूंगा। और अब ये कब तक रुके रहेंगे हम? जब तक आपका स्टेमिना है, जब तक रोक सकते हैं। इसको ज्यादा भी रोक सकता था क्योंकि इसमें जो है वो आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आप जितना इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं। लंबा करते जाएं, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। जितना आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे सांस को खारिज करके, उतना ही आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी और अगली सांस खुद ब खुद आपको लंबी आएगी। 5 लीटर जो है वो ऑक्सीजन हर सांस में आप ले सकते हैं अगर आपका सांस पूरा लेते हैं। योगा सिखाता है कि आपको के लिए नईम साहब, अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए सिखाना चाहूँ उन्हें, लेट्स प्रैक्टिस इट वन मोर टाइम। मैंने पहले सांस रिलीज किया और रिलीज करके मैंने अगली सांस नहीं ली, और जब मैंने अगली सांस नहीं ली तो जब तक कि मेरा स्टेमिना बर्दाश्त कर सकता है मैंने उसको रोक के रखा, और फिर चूंकि मैंने बहुत देर अपनी सांस रोके रखी थी तो मेरी अगली सांस अब लंबी होगी और फिर मैं उस सांस से अपने फेफड़े भर लूंगी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको रिलीज कब करना है और फिर ये प्रैक्टिस कब तक जारी रखनी है, यानी कितनी देर मुझे ये अमल करना है? बहन, उसको सांस को फौरन रिलीज कर देंगे और फिर 2-3 नॉर्मल सांस लेकर दोबारा से इसी को करेंगे कि सांस को खारिज करेंगे और रुक जाएंगे, और फिर उसी तरह ड्यूरेशन लंबा करने की कोशिश करेंगे और अगली सांस फिर आपको और लंबी आएगी। इससे जो है वो आपका सांस खुद ब खुद लंबा होना शुरू हो जाएगा और आपको जो है किसी किस्म की जो सांस में दिक्कत आती है, जो आपको फील होता है कि सांस लेना ज़रा मुश्किल से है, जोर लगाना पड़ता है सांस लेने में, अक्सर लोगों को जो है वो बड़ी दिक्कत के साथ सांस लेना पड़ता है, तो उससे भी छुटकारा हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको साथ साथ एक मुद्रा भी बताता हूँ जिसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको सर्च भी कर सकें। अंगुष्ठा मुद्रा बकायदा दमा के मरीजों के लिए बेहतरीन है। अंगुष्ठा
ठीक है। आप लेफ्ट हैंड को ऐसे खोलिए, लेफ्ट हैंड का अंगूठा अपना जो है वो खड़ा रखिए और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में जोड़ लीजिए और इंटरलॉक कर लीजिए हाथों को। ओके। जोर नहीं लगाना, सिर्फ आपने पाम्स को टच कर लेना और लेफ्ट अंगूठा आप पे खड़ा रहेगा और लेफ्ट अंगूठे के इर्द गिर्द ये आपकी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और थंब से आप एक रिंग बना लेंगे। ठीक और है। ये एक बेहतरीन मुद्रा है जिनको सांसों का प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनकी जो है वो इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, यहाँ तक कि टीबी के जो मरीज हैं वो भी इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, उनकी सांस लेने में आसानी पैदा होती है। और सही। जिनको टीबी नहीं भी है, अस्थमा नहीं भी है और वैसे लंग्स इन्फेक्शन हो चुकी है, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को लंग्स इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये लंग्स इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन माना जाता है। इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं, अंगुष्ठा मुद्रा भी कहते हैं, लिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये आपके अंदर से तमाम बलगमी अमराज को खत्म करता है। बलगमी अमराज की वजह से अगर मोटापा भी है तो वो ये उसको भी क्योर करता है, बलगम को ये जलाता है जिस्म के अंदर। तो अब ये जब मैं बेहतरीन इस मुद्रा माना जाता ऐसी है। पोजीशन पर अपने हाथ को रखूंगी तो मैं क्या अपनी पाम से अपनी हथेली को प्रेस कर रही होंगी या सिर्फ मैंने इस पोजीशन को होल्ड करना है? सिर्फ ऐसे टच करना है, सही है। सिर्फ जोर नहीं लगाना। ओके। और ये कितनी पाम्स को देर तक जोड़ करना लेना है? पाम्स ये मिनिमम 15 मिनट। और आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इस तरह उठा के रखना है इनको। आप अपने लेटे हुए बनाएं तो चेस्ट पे रख लें, अपने ऐसे चेस्ट पे रख लें या पेट पे रख लें, लेटे हुए बनाएं या बैठ के बनाएं। वॉक करते हुए बनाएंगे तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। अच्छा। वॉक करते हुए नहीं करना आपने, इसको बैठ के या लेट के करना है। और इस दौरान आप टीवी देख सकते हैं, इस दौरान आप बातें कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ अपनी पाम्स को जोड़ लेना है और अंगूठे को खड़ा रखना है। ये बेहतरीन मुद्रा है आपके लंग्स के हवाले से। और इसके अलावा अगर हम ठीक है। सर्दी के मौसम की बात करें, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और सर्दी के असरात बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, या कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो उनको जो है वो दो क्रिया बताऊंगा। एक क्रिया है जिसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति जो है ये सांस निकालने की मशक है, सांस को झटके से बाहर निकालना। जिस तरह नाक साफ करते हुए हम अक्सर करते हैं, इस तरह नाक से सांस निकालेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे। ठीक है। झटके से सांस को निकालना है, सांस को झटके से निकाल के पेट अंदर खींचना है। पेट अंदर जाने की वजह से सांस आपकी नाक के जरिए से बाहर निकले, तो ये है कपालभाति। ठीक है। इसके मेरे ख्याल बेशुमार में फायदे ये हैं। ये वो जिस्म के अंदर सारी रेस्पिरेटरी की ही ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको योगी साहब अगर हम करते रहे तो अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको मेंटली भी रिलैक्स करती होंगी। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैंने सीखा है, आई एम श्योर ये आजकल का जो मौसम है ये बहुत लोगों को परेशान भी कर रहा है, ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम बल्कि उसकी वजह से गला ख़राब और फिर बुखार भी हो जाता है। तो दिस एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ व्यूअर्स जो कि हमें इस वक्त देख रहे थे। चलें जी, अब वक्त हो गया है क्विक एंड लिटिल बिटी ब्रेक का। सी यू आफ्टर दिस। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, मईशत दबाव में है और हुकूमत बैक वक्त कंट्रोल और सहारा देने की पॉलिसी में चल रही है। ऐसे में ईसीसी के हालिया जो फैसले हैं वो एक समत की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी सख्त करके ज़र मबादला और मकामी सनत को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड बिजली के शोबे हो गए, कौमी एयरलाइन में खसारा टैक्स का जो दहिंदगान है उनके पैसों से इसे पूरा करने की भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से टैक्स पेयर्स के जरिए उसके खसारे को कम किया जा सके। लेकिन इस्तेमाल शुदा जो गाड़ियां हैं उसमें बैगेज स्कीम को ख़त्म करना मकामी असेंबलीज के लिए क्या वक्ती तौर पर कोई रिलीफ दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्या इससे सारिफ को बेहतर और सस्ती गाड़ी मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, या फिर इससे मजीद मसाबकत कम हो जाएगी। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज़ में मौजूद हैं HM शहजाद साहब, आप ऑल पाकिस्तान मोटर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। एक बड़ा आसान सा हमें सवाल नज़र आता है और वो ये कि ये बैगेज स्कीम है क्या, बेसिकली क्यों ख़त्म की जा रही है और इससे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा था, जब बंद हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा। सो बेसिकली ये ठीक है, आपने पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को ये तो बताएं कि ये बैगेज स्कीम है क्या थी और किन को फ़ायदा दे रही थी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 3 स्कीम्स चल रही थी और वो तीनों स्कीम समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए थी, TR, बैगेज एंड गिफ्ट। अच्छा। TR स्कीम वो है जो शख्स अपनी मुलाजमत या अपना कारोबार बंद करके 5 साल 10 साल बाद पाकिस्तान आ रहा है
तो वो गाड़ी अपने साथ ला सकता है। गिफ्ट ये थी कि जो भी शख्स मुल्क से बाहर है और अगर उसको 2 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है तो वो अपने बीवी बच्चों को ब्लड रिलेशन को एक गाड़ी भेज सकता है। और बैगेज की स्कीम थी, जो शख्स कम से कम 6 महीने मुल्क से बाहर रहा हो तो वो भी एक गाड़ी ला सकता है। तो अगर हर 6 महीने बाद वो आ रहा है, 6 महीने बाद अपने साथ एक गाड़ी ला रहे, क्या ये नहीं, एक मरतबा 6 महीने में वो ला सकता है, फिर उसके बाद वो नहीं ला सकता। ठीक है जी, 1 टाइम वो ला सकता है। अब इस PR बैगेज गिफ्ट के तहत जो ये गाड़ियाँ आ रही थी, तो लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं 2024-2025 ये 40,000 गाड़ियाँ आई हैं मुल्क में। और हुकूमत को ड्यूटीज एंड टैक्सेस की मद में जो गाड़ियाँ भेजने वाले हैं उन्होंने डॉलर ड्यूटी और टैक्सेस भेजे 750-800 मिलियन, क्योंकि वाहिद PR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं ये गाड़ी भी लाते हैं बाहर से और आपको डॉलर ड्यूटी भी दे रहे हैं। आपको एक बहुत बड़ा ज़रिए मुबादला, ये उससे अलग है जो सालाना 40 अरब डॉलर वो आपको भेज रहे हैं। अच्छा, ये हमारी लोकल मार्केट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे? क्या ये पहुंचा भी रहे थे या नहीं पहुंचा रहे थे? नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। अच्छा। बल्कि उनको एक कंपटीशन का मौका दे रहे थे, उनकी तरबियत कर रहे थे कि आप अच्छी गाड़ियां मुल्क में बनाएं। अगर मैं 3 बिग की बात करूं, जो पिछले 40 साल से और 35 साल से वो यहाँ इंजॉय करते रहे और वो असेंबलर्स थे और उन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं की, तवज्जो नहीं दी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनाई, लोकलाइजेशन नहीं की। अच्छा, जहाँ मैं लोकलाइजेशन की बात करता हूँ तो वहाँ 2 फ़र्द होते हैं, एक ये लोकल असेंबलर्स और उनका वेंडर। ये तमाम के तमाम गुनाहगार हैं, इस मुल्क को सस्ती गाड़ियाँ देने में ये नाकाम रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक आल्टो 37 लाख रुपए की गाड़ी है, वही पड़ोस मुल्क में, मैं नाम नहीं लेता उस मुल्क का, 2.25 लाख उनकी 2.25 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर वेरिएंट की शायद गालिबन 5 लाख 6 लाख रुपए तक पड़ जाती है। अगर नहीं, वो अगर रुपया स्ट्रॉन्ग है तो तकरीबन कोई 9 से 10 लाख 11 लाख की पड़ती है, 37 लाख और 11 लाख। अच्छा, वो बना रहा है मेड इन अपने मुल्क के नाम से, जो भी मुल्क है उसके हम असेंबलर्स हैं। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें नहीं। अच्छा, पहले मुझे इस तरह बैगेज के बारे में मजीद समझना है। इसका मकसद ये है कि आपने जो लोकल आपका मैन्युफैक्चरर है उसको फ़ायदा देना है। इससे पहले भी हमने देखा है, पहले बाहर से आने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई थी, हमने देखा था 660 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ नहीं आएंगी एंड सो ऑन, बहुत सारी पाबंदियाँ। उससे क्या आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो कोई निकल कर आया या फिर असेंबलर को फ़ायदा हुआ? उससे क्या फ़ायदा हुआ था? इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माँ सिवा कि ये हुकूमत के फैसले थे, हुकूमत 750 से 800 मिलियन डॉलर जो ड्यूटी एंड टैक्सेस डॉलर में आ रहे हैं उससे हाथ धो बैठेगी। देखें, हमारे जहन में भी यही था कि कुछ नए प्लेयर्स आए 14 के करीब, कोरियंस और कुछ चाइनीज़, तो हमने सोचा कि मुल्क के अंदर एक कंपटीशन बनेगी और छोटी गाड़ियाँ बनेंगी। अच्छा, वो जो आए ना वो भी इनके रंग में रंग गए, टोयोटा होंडा सुजुकी के रंग में रंग गए। अच्छा। उन्होंने भी क्या किया कि वही बड़ी जीपें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियों पे आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अगर छोटी गाड़ी किसी की है तो सुजुकी की है, तो वो मैदान में सिर्फ एक ही बादशाह है और वो डबल बादशाह बन जाएगा, क्योंकि जो जितनी बाहर से गाड़ियाँ आती हैं PR बैगेज गिफ्ट के तहत 95% उसमें 650 सीसी की गाड़ियाँ हैं। आपने गरीबों के लिए तो सारी रास्ते बंद कर दिए। आप देखिएगा, जो अभी आपने बताया सुजुकी का जिक्र किया, उसमें भी लोग चाहते हैं कि जब मैंने 37-34 लाख रुपया देना है तो मैं उसका जापानीज यूज्ड वर्जन ले लूं। यस, ऐसा है? बिल्कुल 100%। क्या फ़र्क है दोनों में? क्या जो यहाँ की वाली की बॉडी में फ़र्क है, परफॉर्मेंस में फ़र्क है? एक सब स्टैंडर्ड गाड़ी और एक यूरो 5 और बल्कि उससे ऊपर की गाड़ी। जापान से जो गाड़ियाँ आती है ना जी, जापान डोमेस्टिक गाड़ी दुनिया की नंबर 1 गाड़ी अपनी आवाम को देता है और वही 3 साल पुरानी गाड़ियाँ पाकिस्तान आती हैं जी। उससे अच्छी तो आपकी पाकिस्तान में ब्रांड न्यू कोई भी गाड़ी बना रहा है, अगर चाइनीज़ बना रहा है, कोरियन बना रहा है या ये जापानीज असेंबल्ड बना रहा है, वो उसके मुकाबले की गाड़ी बना ही नहीं सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क। रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड वो इतना हाई है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। आज पिछले 40 साल के अंदर अभी तक ये टोयोटा होंडा सुजुकी ने वो रोड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको मीट नहीं किया, वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं ला के दे सके। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है, जो चाइनीज़ और कोरियन आए उन्होंने इनको एक सख्त कंपटीशन दिया है। अब मिसाल के तौर पे होंडा की सिविक जो है वो 1 करोड़ 2.5 लाख की गाड़ी है, तो एवल ने 1 करोड़ में जीप देना शुरू कर दी, चैंगन ने एक जीप देना शुरू कर दी। सही।
MG ने एक जीप देना शुरू कर दी, बहुत सारे ब्रांडों ने 1 करोड़ में जीपें देना शुरू कर दी। अब ये अंडर प्रेशर हो गए, अब आ गई ये परेशानी में कि जी हमारा माल नहीं बिक रहा, कैसे बिकेगा। 4 दिन पहले इन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर में 26 लाख रुपए कम किए। अब सोचें इनके प्रॉफिट और मार्जिन क्या होंगे। हो गया होगा। हुकूमत सोचे इस तरफ कि इनके प्रॉफिट और मार्जिन कितने होंगे और क्या लूटमार कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो छोटी गाड़ी लेने वाले हैं उनके लिए एक मार्केट क्रिएट की जाए, क्योंकि वो अगर बड़ी गाड़ी की कीमत के ऊपर अपनी छोटी गाड़ी खरीद रहा है तो भैया उसके लिए क्या आसानी है, जो कि एक मिडिल क्लास है जिसका ख्वाब ये होता है कि उसने छोटी गाड़ी खरीदी है जिसमें उसकी फैमिली। एचएम साहब बहुत छोटा सा जी जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये TR बैगेज गिफ्ट हमारे मुल्क के मफाद में खुदारा इसे बंद करने की कोशिश ना की जाए। अगर आप कमर्शियल खोलने जा रहे हैं, वो कमर्शियल खोले, हम मना नहीं करते, उसमें जो शराइतें हैं वो इतनी गमगीर है कि वज़ीर आज़म साहब आप बीच में पढ़ के इन चीज़ों को हल करा दें। दूसरा, क्या आपके पास 1.5 से 2 अरब डॉलर हैं इन गाड़ियों को इंपोर्ट करने के लिए? एक तरफ हमारे पास डॉलर नहीं है, लोगों को खाने पीने की एलसियाँ नहीं खुल रही, तो आप इन गाड़ियों के लिए 1.5 से 2 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? अब ये TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी दे रहा है और 750-800 मिलियन डॉलर कस्टम ड्यूटी की मद में पाकिस्तान को आ रहा है। ठीक हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि हम आपकी दी हुई अपील से वज़ीर आज़म साहब आपको भी फ़ायदा हो सके, यहाँ पर मौजूद लोगों को भी फ़ायदा हो सके। एशम शहजादा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि इस तरह की होप्स जो दी जा रही हैं उसका जो काउंटर अफेक्ट लाने की कोशिश की जा रही है वो भी कुछ प्रोडक्शन लेकर आए और कराची की उन आवाम को जो कि मेहनत करते हैं अपनी एक गाड़ी के लिए, जिनका एक छोटा सा ख्वाब होता है, वो भी पूरा हो सके। चलिए अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। दुनिया भर में सेहत का एक बढ़ता हुआ ख़तरा है और वो है एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। ये है क्या? ये वो हालत है जब जरासीम आम एंटीबायोटिक्स को संभालने लगते हैं और दवाएं उन पर असर नहीं करती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं वो भी किसी शख्स के लिए जानलेवा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो आलमी इदारा सेहत है आज दुनिया में AMR को आलमी यानी टॉप 10 के सेहत के खदशात में डालता है और उनकी कोशिश ये है और वो ये समझते हैं कि अगर इस पर किसी तरह से काबू पा लिया जाता है तो फिर वो दवाएं जो किसी शख्स के ऊपर असर नहीं कर रही है, यानी हमें सर्जरीज़ के बाद भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, कोई ख़तरनाक इन्फेक्शन हो जाए या कोई मामूली इन्फेक्शन हो जाए, वी हैव टू कीप यूजिंग एंटीबायोटिक्स ताकि हमारी हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहे। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से तो फिर जो माहिरीन हैं उनको ये खदशा है कि ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब इसको किस तरह से जल्द से जल्द इसको काबू में लाना है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जाबिर अली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं। जाबिर अली साहब वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इनवाइट करके शो में। ये मुझे सुन के बहुत ख़तरनाक लग रहा है। गुज़िश्ता कुछ महीनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। एंटीबायोटिक्स आर समथिंग जो मैं छोटे से छोटे फीवर के अंदर भी हम देखते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है लोगों को इस्तेमाल में दी जाती है और हर सर्जरी के बाद जो ज़ख़म होता है उसकी हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। क्या असर है बॉडी में, ऐसा क्या चेंज है जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे? जैसा हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा इसके ऊपर। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। एंटीबायोटिक्स जैसे कि आपने बताया कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होते हैं, तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहे हैं ह्यूमंस में और वेटरनरी सेक्टर्स में, इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो इशू है वो आ रहा है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की होती क्या है कि बैक्टीरिया जब अपनी बॉडी में, मींस कि बैक्टीरिया की बॉडी जब अडॉप्ट कर लेती है एंटीबायोटिक्स को और वो एंटीबायोटिक्स उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहते, तो वो उसके जीनोम में चेंज आती है, यानी उसका जो DNA होता है बैक्टीरिया का वो चेंज करता है। जब एंटीबायोटिक्स इम्प्रॉपर यूज़ होते हैं तो उस वक्त बैक्टीरिया अपने जीनोम को चेंज करता है और कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको हम इंजाइम्स कहते हैं वो बनाता है और एंटीबायोटिक्स जो हम दे रहे हैं उनको डिग्रेड कर देता है या तबाह कर देता है, वो उसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं रहती ना। राइट, ज़रा हमें बताइएगा कि क्या ऐसा भी है, द लॉट ऑफ पीपल वो ये कहते हैं कि जो आप ओवर डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं और फिर ये एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर देते हैं, या ये कि वो लोग जो अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। क्या ये मिथ जो है ये ठीक है? ये बात किसी रिसर्च की बेस पर की जा रही है या नहीं?
जी, जो एंटीबायोटिक्स है उसका ह्यूमन बॉडी पे जो है, ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं करती। बेसिकली वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंट करता है, जिस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक यूज़ होती है। वो बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है जिसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ होती है, जिससे इन्फेक्शन हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कि नमूनिया है, नमूनिया डिफरेंट बैक्टीरिया से होता है। अगर एक हम उसकी एग्जांपल लें तो वो सीडोमोनास एरिजिनोसा है। तो हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ करते हैं, और बैक्टीरिया अडाप्ट करता है और बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और ये ओवर यूज़ से भी हो सकता है, ये लेस यूज़ से भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर यूज़, कि अगर कोर्स एंटीबायोटिक्स का पूरा नहीं हुआ, सपोज दैट कि किसी पेशेंट को डॉक्टर ने 3 दिन के लिए कहा था कि आपने ये एंटीबायोटिक लेना है, और उसने 2 दिन लेने के बाद उसको छोड़ दिया, या किसी ने एक्सेसिव यूज़ कर लिया एंटीबायोटिक, तो ये ओवर यूज़ से भी हो सकता है, एक्सेसिव यूज़ से मीन्स एक्सेसिव यूज़ से हो सकता है, लेस यूज़ से हो सकता है। मीन्स एंटीबायोटिक अगर लेना है तो वो प्रॉपर लेना है। और इसमें बहुत बड़ा मसला वेटरनरी सेक्टर का भी है, कि क्योंकि वेटरनरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, और रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक वेटरनरी सेक्टर में ह्यूमन एंटीबायोटिक्स भी यूज़ हो रहे हैं। राइट। अच्छा, अब ज़रा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा जाबिर साहब, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक छोटे से गांव से निकलकर ऑक्सफोर्ड का सफ़र इतना आसान नहीं होता, और फिर वहाँ तक अपनी रिसर्च लेकर जाना, और फिर उसमें पज़िराई हासिल करना, और फिर बैक इसके अंदर अपना किरदार भी अदा करना, ख़ासतौर पर जब हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं। सो जस्ट वॉक अस थ्रू योर जर्नी। जी, मैंने अपनी इब्तदाई एजुकेशन अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की। मेरे गांव का नाम कुंडल खोखरा है, और ये डिस्ट्रिक्ट झंग का एक छोटा सा गांव है। तो इब्तदाई तालीम वहीं गांव से शुरू की। फिर मैंने अपना जो एफएससी था वो लिया कॉलेज ऑफ साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से हासिल की। उसके बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हासिल की, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैं जितनी भी मेरी एजुकेशन है वो सारी गवर्नमेंट स्कूल से है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, मैं जानती हूँ एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है जो कि रिसर्च में काम कर रहे हैं, देन लॉट ऑफ पीपल जो शायद सोचते हैं, लाइक जैसे हमारे बच्चे, मेरा बेटा आजकल सोच रहा है इस बारे में कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में कैसे जाना है, कैसे मेडिकल साइंसेस में रिसर्च की जा सकती है, मेडिकल साइंसेस के लिए साइंटिस्ट बना जा सकता है। सो यू आर अ ह्यूज मोटिवेशन। जस्ट लेट मी एंड आवर व्यूअर्स नो कि किस तरह से आप अपनी एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, ताकि हम हमारे मुल्क से भी साइंटिस्ट आलमी दुनिया पर जाएं और आलमी मंजरनामे पर जाके चमके। जी, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं, और उस डोमेन के रिलेटेड जो रीसेंट पब्लिश्ड रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनके साथ आप कनेक्टेड रहें। क्योंकि रीसेंट रिसर्च के साथ जब आप कनेक्टेड रहते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, और आपको पता होता है कि इस वक्त दुनिया किस स्टेज पे है, या मेरे फील्ड में रिसर्च कहाँ जा रही है। तो आपको पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, और फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जाबिर साहब। इट वाज एन ऑनर टू एक्चुअली वेलकम यू। अच्छा लगा आपसे बात करें। उम्मीद करते हैं कि आपके रिसर्च का काम जारी रहे और इस फील्ड में बहुत सारा नाम आप कमा सके। जनाब, एक और हीरो से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मायानाज स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद खान अलमारूफ सुल्तान गोल्डन महज एक रिकॉर्ड होल्डर नहीं है, बल्कि इस शोबे के बानियों में शुमार होते हैं। 80 की दिहाई में सुल्तान गोल्डन ने मोटर बाइक और कार स्टंट्स के मैदान में पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। फिर बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी से ताल्लुक़ रखने वाले सुल्तान गोल्डन ने बहुत ही कम वसाइल में हुकूमती अदम तवज्जोही के बावजूद, ज़ाती ख़तरात के बावजूद ऐसे स्टंट्स किए जो उस वक्त दुनिया में कम ही देखने में आते थे, और पाकिस्तान से तो रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर थी। हाल ही में क्वेटा में मुनक्किदा स्टंट शो के दौरान पाकिस्तानी स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने रिवर्स ड्राइविंग का एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आप सोच सकते हैं ये कितना डिफ़िकल्ट होता है। सुल्तान गोल्डन ने 1 मील का फासला महज 57 सेकेंड्स में उल्टी समत में गाड़ी चलाकर तय किया, जो इससे कबल एक अमेरिकन स्टंटमैन है उनकी जानिब से किया गया था। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फिर वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने भी इस कामयाबी पर सुल्तान गोल्डन को खराज तहसीन पेश किया है। और आज ये हमारा ऑनर है कि दुनिया बोल है कि मेहमान सुल्तान गोल्डन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम, और एक दफ़ा फिर से आपको मुबारकबाद, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि आपने बहुत अरसे स्टंट करना छोड़े हों और फिर आप कम बैक करें। एंड आई एम श्योर आप हमसे
बहुत ज़्यादा यंग है विद द स्पिरिट दैट यू हैव। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्टंट स्पोर्ट्स की हमने बुनियाद तो आपकी जानिब से रखी हुई देख ली, लेकिन ऐसे स्टंट्स किए हैं जो दुनिया में मिसाल कायम कर गए और हमारे पाकिस्तान में उस तरह के नहीं स्टंट्स देखने को मिलते हैं। ख़तरनाक स्टंट्स के रिकॉर्ड भी आपने तोड़े हैं। 60 साल की उम्र के बाद लोग रिटायरमेंट का प्लान कर लेते हैं, लेकिन आपका हौसला तो और आसमानों को छू रहा है। क्या ख्यालात हैं आपके इन स्टंट्स के बारे में, और वो क्या जज्बा होता है अपने आप को वापस स्टंट्स की तरफ लाने के पीछे? देखो, बात ये है कि ये कोई कहीं नहीं लिखे हुए कि 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाए। जी जी। जो इवल का निवल है, उन्होंने जब लास्ट जंप किया था, अमेरिकन जो कार मोटर बाइक जंपर है, उनको जो $6 मिलियन गिनीज बुक 1988 में मेंशन है, तो उसने तो 90 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया। इसमें तो कोई मसला नहीं है। आदमी की फिटनेस पर होता है, आदमी की परफॉर्म पर होता है कि आदमी कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये होता है जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मिसाल के ऊपर अपोजिट में दूसरा टीम होता है, इसमें चूंकि कंपटीशन जंपिंग में नहीं होता है। ये कुछ ऐसे जो है गिनीज बुक का एक रूल है कि जिसने एक रिकॉर्ड बनाया, जब तक दूसरा उसको ब्रेक न करे, तोड़ न दे, उसका कंपटीशन नहीं होता। हाँ, कार रेसिंग में होता है, मोटर बाइक रेसिंग में होता है, मगर जंपिंग में नहीं है। इसी तरीका से रिवर्स स्पीड में नहीं है। वो जिसने एक रिकॉर्ड बनाया वो बरकरार रहेगा जब तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, वो रिकॉर्ड उसी का होता है। जी। अच्छा सुल्तान साहब, रिवर्स ड्राइविंग बज़ाहिर कहने में आसान लगती है, क्योंकि आप पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए ऐसा लगता है कि ठीक है जी, सीख ली गाड़ी और चला ली, लेकिन इसको चढ़ाई पर लेकर जाना ये इतना आसान नहीं है। कैसे जहन में आया कि आपको ये ब्रेक करना है या इस रिकॉर्ड तक पहुंचना है? देखो, ये जो हमने सबसे पहले जो रिकॉर्ड को ब्रेक किया, तोड़ दिया है, रिवर्स स्पीड का, इसका नाम है फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 मील। यह अमेरिकन ने 2022 में 1 मिनट 15 सेकंड आशार्य 18 में बनाई थी, और इसकी जो है 56 मील है, जो 89 किलोमीटर बनती है। अल्लाह की मेहरबानी से इस रिकॉर्ड को मैंने 57 सेकंड के अंदर ब्रेक किया। इस गाड़ी के अंदर ना आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, न इसमें कोई आप सेफ्टी किट लगा सकते हैं। ये गिनीज बुक का आपका रूल रेगुलेशन उन्होंने हमें भेजी कि आप इसके मुताबिक इस काम को इस तरतीब पर इस रिकॉर्ड को बना सकते हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई इसमें सेफ्टी किट नहीं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन है। ठीक है। अच्छा, 1 मील का जो फासला है उल्टी संप में तय करना इतनी रफ्तार से, क्या इसमें कोई जहनी दबाव होता है और किस तरह से फोकस कायम रखा जाता है इस पर? देखो, ये रिकॉर्ड जो है, जो रिवर्स स्पीड का है, ये मैं काफ़ी अरसे से इसका कोशिश कर रहा हूँ, और हुकूमत को भी मैंने कई मरतबा दरख्वास्त दी थी ये मेरा प्रोग्राम अरेंज करे। इसका मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। ये मतलब तफसील में जानना चाहता हूँ, किसी की शिकायत न समझे कोई लोग हमारी शिकायत करे। हम ये चाहते हैं, और कहते हैं पश्तो के मिसाल, तेर पैर बाकी रोजगार, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब ये है चांस है कि मुल्क में जिस तरीके से अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, इस रिकॉर्ड को मैंने बनाया, इसके लिए मैं 2000 से सन 2000 से अल्लाह से मांग रहा हूँ, या अल्लाह मैं ये 3 रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, मुझे तौफीक दी। अल्लाह ने मेरे हर दुआओं को कबूल किया, और ये दुआ भी अल्लाह ने कबूल कर दी। अच्छा सुल्तान साहब, इन फ्यूचर मज़ीद इस तरह के ख़तरनाक और मुनफरिद स्टंट्स करने का आपका कोई प्लान है? क्या कोई नए रिकॉर्ड्स कायम करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे अभी प्रोग्राम था 3 आलमी रिकॉर्ड का, जिसमें एक था फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव, ये मैंने ब्रेक करे, मैंने तफसील आपको बताया 97 सेकंड में, जो मैंने 18 सेकंड आशार्या 18 से पहले ब्रेक कर दिया। ये 1 मील ऑन लाइव दिखाया, आपने देख लिया। और अब दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने ब्रेक किया उसका नाम है फारदस्ट रिवर्स जंप। वो जो है वो भी अमेरिकन ने 2014 में बनाई। इसके लिए दुनिया की बड़े बड़े जंपरों ने इसके लिए कोशिश की है कि इसको हम ब्रेक करें, मगर ये 12 साल में किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया। ये भी अमेरिका का रिकॉर्ड है। मगर यहाँ पे मैं वजाहत चाहता हूँ, सबसे बड़ा पावर कौन है? सबसे पावर जो है वो अल्लाह के। उसके बाद अमेरिका अपने आप को जो पावर कहते हैं, वो पावर को भी अल्लाह की मेहरबानी से आज पाकिस्तान ने तोड़ दिया। हम हर शोबे में पाकिस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो नौजवान लोग हैं जो स्टंट्स में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
अक्सर तो वालिदैन ही मना कर देते हैं कि इस तरह का कुछ मत करना, लेकिन आपको देख के आई एम श्योर बहुत सारे नौजवानों में मोटिवेशन आई होगी। बात ये नौजवानों के लिए बहुत हमारे मुल्क में टैलेंट है, उसके लिए फैसिलिटीज़ की कमी है। मैंने यहाँ इस मौके पर भी जो है उनसे गवर्नमेंट, चूँकि यहाँ बलूचिस्तान की अरेंजमेंट थी, उससे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे भी एक ऐसा मोटर स्पोर्ट्स ट्रैक और स्टेडियम हम बनाए जो 1000 एकड़ में हो, जिसमें दुनिया से लोग आ जाए। पाकिस्तान को जो हर शोबे में, क्योंकि मोटिवेशन तो हर एक की होती है, कोशिश हर एक की, जब तक कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कोई अपनी मोटिवेशन और कोशिश को कैसे बढ़ा सकता है। सुल्तान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का भी वक्त हो गया है खत्म। मुलाकात होगी अब आपसे कल। बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।